क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? जैसे जो सोचने की आदतें हैं, जो तकलीफें हैं, जो कमजोरियां हैं, वो बदल नहीं सकती, क्योंकि दिमाग तो एक मशीन है ना। एक बार जैसा बना बस वैसा ही रहेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये किताब आपकी सोच बदल सकती है। और सिर्फ सोच नहीं, ये आपको ये भी दिखाएगी कि हमारा दिमाग हर दिन, हर पल बदलने की ताकत रखता है। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं माइंड बॉडी किताबें, जहां हम उन किताबों की बातें करते हैं जो आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आए हैं जिसने न्यूरोसाइंस की दुनिया को हिला दिया। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, जिसे लिखा है डॉक्टर नॉर्मन डॉयज ने। यह किताब हमें बताती है कि हमारा ब्रेन कोई हार्डवायर्ड मशीन नहीं है, बल्कि वो एक लचीला, बदलने वाला, सीखने वाला और खुद को दोबारा बनाने वाला सिस्टम है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब आइए हर अध्याय की कहानी समझते हैं, एक एक करके। चैप्टर 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ। पहले चैप्टर में लेखक डॉक्टर नॉर्मन डॉयज हमें एक बेहद शक्तिशाली और आश्चर्यजनक कॉन्सेप्ट से मिलवाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका अर्थ होता है कि हमारा ब्रेन एक स्टैटिक या फिक्स्ड मशीन नहीं है, बल्कि ये समय और अनुभव के साथ बदल सकता है। पुराने न्यूरोसाइंस के अनुसार एक बार ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इस किताब में दी गई रिसर्च और केस स्टडीज इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करती है। इस अध्याय में एक असाधारण केस का जिक्र है, मिशेल मैक नाम की एक महिला का, जो जन्म से ही अपने ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर के बिना थी। लेफ्ट ब्रेन वो हिस्सा होता है जो लॉजिक, लैंग्वेज और रीजनिंग को कंट्रोल करता है। आमतौर पर इसके बिना इंसान न बोल सकता है और न ही कैलकुलेशंस कर सकता है। लेकिन मिशेल न सिर्फ बात कर सकती थी, बल्कि तेजी से मैथमेटिक्स भी कर लेती थी। जब डॉक्टर्स ने उसका ब्रेन स्कैन किया, तब पता चला कि उसका पूरा लेफ्ट हेमिस्फीयर था ही नहीं। ये जानकर डॉक्टर भी चौंक गए। तो वह ऐसा कैसे कर पाई? मिशेल का राइट हेमिस्फीयर, जो आमतौर पर इमेजिनेशन, इमोशंस और क्रिएटिविटी को संभालता है, उसने खुद को रिवायर कर लिया और दोनों हेमिस्फीयर्स का काम संभालना शुरू कर दिया। उसने अपने दिमाग के दूसरे हिस्सों को ट्रेन किया कि वे वह काम करें जो आमतौर पर किसी और हिस्से की जिम्मेदारी होती है। इस कहानी से डॉक्टर डॉयज ये समझाते हैं कि ब्रेन में जब भी कोई परेशानी या कमी आती है, तो वो खुद को अडैप्ट करता है, नए रास्ते बनाता है और नए न्यूरल सर्किट्स क्रिएट करता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि उम्र का ब्रेन की क्षमता से कोई सीधा संबंध नहीं है। चाहे आप 20 के हों या 70 के, आपका दिमाग तब तक बदल सकता है जब तक आप उसे चैलेंज करते रहेंगे। लेखक बताते हैं कि हमारा सोचने का तरीका, हमारे द्वारा किया गया अभ्यास और हमारी रोजमर्रा की आदतें, ये सब मिलकर हमारे ब्रेन को नया शेप देते हैं। हम सिर्फ जानकारी नहीं सीखते, हम अपने दिमाग की फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। इसलिए अगर कोई सोचता है कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब कुछ नया नहीं सीख सकता, चैप्टर 2, बिल्डिंग हरसेल्फ अ बेटर ब्रेन। इस चैप्टर में लेखक डॉक्टर डॉयज हमें एक महिला की प्रेरणादायक कहानी से परिचित कराते हैं, बारबरा एरोस्मिथियम। बारबरा बचपन से ही गंभीर लर्निंग प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उन्हें डायरेक्शन समझने में कठिनाई होती थी, समय नहीं पहचान पाती थी और सेंटेंसेस का सही मतलब नहीं समझ पाती थी। स्कूल में उन्हें ऐसी छात्रा माना गया जिसे पढ़ाई में गंभीर दिक्कतें थी और कहा गया कि वह कभी सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन बारबरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो आज न्यूरोप्लास्टिसिटी की दुनिया में मिसाल बन चुका है। जब उन्होंने पढ़ाई के दौरान ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें एक कॉन्सेप्ट मिला, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका अर्थ था कि ब्रेन स्थायी नहीं होता, वो अभ्यास और अनुभव से बदल सकता है। बारबरा ने अपने लिए कुछ विशेष मेंटल एक्सरसाइजेज बनाए। ये ऐसे अभ्यास थे जो दिमाग के कमजोर हिस्सों को ट्रेन करते थे, जैसे कि मिरर रीडिंग,
कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को याद रखना और लॉजिक पजल्स हल करना। उन्होंने हर दिन घंटों तक ये अभ्यास किए। धीरे धीरे उनके ब्रेन के उन हिस्सों में भी एक्टिविटी आने लगी जो पहले निष्क्रिय थे। उनके सोचने, समझने और सीखने की क्षमता में सुधार हुआ। और यह सिर्फ टेम्पररी नहीं था, बल्कि परमानेंट था। बारबरा ने महसूस किया कि अगर वो अपने ब्रेन को बदल सकती है, तो दुनिया के बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने एरोस्मिथ स्कूल की स्थापना की, जहां दुनिया भर से वे छात्र आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलते हैं। उनका तरीका यह है, पहले यह समझना कि समस्या दिमाग के किस हिस्से में है, फिर उसे सुधारने के लिए सही मानसिक अभ्यास देना, यानी टारगेटेड ब्रेन ट्रेनिंग। यह सिस्टम आज कनाडा, अमेरिका और कई देशों में सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि कोई भी कमी स्थायी नहीं होती। अगर हम धैर्य रखें, सही तरीका अपनाएं और लगातार अभ्यास करें, तो हमारा दिमाग खुद को नया आकार दे सकता है। बारबरा की कहानी इस बात का सबूत है कि हमारी नियति हमारे मस्तिष्क में नहीं, बल्कि हमारी सोच और प्रयासों में छिपी है। और यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी की असली ताकत। चैप्टर 3, रीडिजाइनिंग द ब्रेन। ये चैप्टर हमें मिलवाता है एक ऐसे वैज्ञानिक से जिनकी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी को साइंटिफिक दुनिया में असली पहचान मिली, डॉक्टर माइकल मर्जेनिच। इन्हें इस क्षेत्र का पायोनियर माना जाता है क्योंकि इन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारा ब्रेन लाइफ लॉन्ग बदल सकता है। डॉक्टर मर्जेनिच ने कई डेकेड्स तक रिसर्च की। पहले यह माना जाता था कि ब्रेन केवल बचपन तक बदलता है और एक बार मैच्योर हो जाने के बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स ने इस पुराने विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने ये दिखाया कि जब कोई व्यक्ति किसी स्किल को बार बार सीखता है, तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इससे दिमाग की संरचना और काम करने का तरीका भी बदलने लगता है। ये एकदम वैसा ही है जैसे जिम में मसल बनती है, लेकिन ये बदलाव ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं। डॉक्टर मर्जेनिच का एक ब्रेक थ्रू इन्वेंशन था, फास्ट फॉरवर्ड, एक कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम। यह उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था जिन्हें लैंग्वेज और रीडिंग में कठिनाई होती थी। इस प्रोग्राम में बच्चों को आवाजें धीमी करके सुनाई जाती थी, जिससे वे साउंड्स को बेहतर समझ सके। जैसे जैसे वे इन एक्टिविटीज को करते थे, उनके ब्रेन में सुनने और बोलने से जुड़े हिस्सों में एक्टिविटी बढ़ने लगती थी। अर्थात उन्होंने किसी दवा या सर्जरी के बिना सिर्फ लिसनिंग ट्रेनिंग से ब्रेन की वायरिंग बदल दी। डॉक्टर मर्जेनिच बताते हैं कि ब्रेन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह लचीलापन रखता है, यानी उसे किसी भी दिशा में ढाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है रेपिटेशन और फोकस्ड अटेंशन। जब आप किसी भी काम को ध्यान से बार बार करते हैं, तो ब्रेन उस काम को और बेहतर करने लगता है। उन्होंने एक पावरफुल बात कही, यूज इट और लूज इट। अगर आप अपने ब्रेन के किसी हिस्से का इस्तेमाल नहीं करते, तो वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन अगर आप बार बार उसे एक्टिवेट करते हैं, तो वह और मजबूत बन जाता है। यह अध्याय यह भी समझाता है कि लर्निंग सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि अपने ब्रेन को पुनः आकार देने की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया हर उम्र में संभव है, चाहे आप बच्चा हो या 70 साल के बुजुर्ग। डॉक्टर मर्जेनिच की यह रिसर्च आज दुनिया भर के स्कूलों, हॉस्पिटल्स और थेरेपी सेंटर्स में यूज हो रही है। उनकी खोज ने एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन और मेंटल हेल्थ की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। चैप्टर 4, एक्वायरिंग टेस्ट्स एंड लव्स। इस चैप्टर में डॉक्टर डॉयज बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क न सिर्फ हमारी सोच और स्मृति को बदलता है, बल्कि हमारी इच्छाएं, पसंद नापसंद और यहां तक कि सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को भी रीशेप कर सकता है। यानी हम जो महसूस करते हैं, उसे भी हमारा ब्रेन बनाता और बदलता रहता है। जब हम किसी चीज को बार बार अनुभव करते हैं या उसे अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते हैं, तो ब्रेन में उन अनुभवों की वायरिंग मजबूत हो जाती है। इसे हम एडिक्शन या लत भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी खास चीज या आदत को दोहराता है, तो ब्रेन उस चीज को
जरूरी समझने लगता है। डॉक्टर डॉयज का कहना है कि ये आदतें और इच्छाएं बिल्कुल स्थायी नहीं होती। हम अगर चाहें तो अपनी सोच और अनुभवों को बदलकर अपनी पसंद नापसंद को भी बदल सकते हैं। उन्होंने एक केस स्टडी भी दी है। एक व्यक्ति जिसकी कुछ गलत आदतें थी, उसने अपनी लाइफ में जो कुछ देखा और अनुभव किया, उस हिसाब से उसका ब्रेन बदल गया। लेकिन जब उसने अपनी आदतों को बदला तो उसका ब्रेन भी उसी तरह नया वायरिंग बनाने लगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारी पसंद नापसंद, हमारे प्रेम और हमारी सोच को हम अपने अनुभवों से बना और बिगाड़ सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हम अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुन सकते हैं। यहां यह भी बताया गया है कि अगर हम अपने मन की बुरी आदतों या नकारात्मक सोच को पहचान लें और उन्हें बदलने का प्रयास करें, तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे उस नई सोच को स्वीकार करता है। माइंड बॉडी किताबें के दर्शकों के लिए यह अध्याय खास है क्योंकि यह हमें बताता है कि हम सिर्फ अपने दिमाग के बंद रास्तों पर ही नहीं चल सकते, बल्कि नए रास्ते खुद बना सकते हैं। चैप्टर 5, ब्रेन लॉक अनलॉक्ड। इस चैप्टर में डॉक्टर डॉयज एक बेहद दिलचस्प और गहरा केस पेश करते हैं, जो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझ रहे व्यक्ति की कहानी है। ओसीडी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति बार बार एक ही विचार में फंसा रहता है या कोई रेपिटेटिव कार्य करता रहता है, जैसे हाथ बार बार धोना या ताले चेक करना। डॉक्टर जेफरी श्वार्ट्ज, जो खुद इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, ने ओसीडी के इलाज के लिए एक अनोखी तकनीक विकसित की। उनका मानना था कि दिमाग को इस कंपल्सिव लूप से निकालने के लिए अवेयरनेस और कंट्रोल जरूरी है। उन्होंने एक 4 स्टेप प्रक्रिया बनाई। 1, रीलेबल, मरीज को यह समझाना कि यह ऑब्सेसिव थॉट ओसीडी का हिस्सा है, असली नहीं, जैसे ये मेरे दिमाग की एक गलती है। 2, रीएट्रिब्यूट, इस बात को समझना कि ये थॉट्स ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से आते हैं, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान न दें। 3, रिफोकस, अपना ध्यान किसी और गतिविधि में लगाएं, जैसे किताब पढ़ना, वॉक पर जाना या कोई हॉबी करना। 4, रीवैल्यू, ऑब्सेसिव थॉट्स को महत्व देना बंद कर देना, उन्हें सामान्य मान लेना। एक केस में एक मरीज जो पूरे दिन सिर्फ ताले चेक करता था, इस तकनीक को अपनाकर धीरे धीरे अपने कंपल्शंस पर काबू पाने लगा। उसने अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को रीलेबल किया, यानी उनको ओसीडी का सिम्टम माना, और फिर खुद को दूसरे कामों में व्यस्त किया। इसके साथ ही ब्रेन स्कैन्स ने दिखाया कि उसके मस्तिष्क में कंपल्सिव सर्किट्स कम एक्टिव होने लगे। इस बदलाव ने यह साबित कर दिया कि दिमाग की वायरिंग को सिर्फ सोच और अभ्यास से बदला जा सकता है, न कि सिर्फ दवा से। यह अध्याय एक बड़ी सीख देता है, हमारा ब्रेन जड़ नहीं है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत है कि वह पुरानी आदतों और बुरी सोच को तोड़ सकता है और नई स्वस्थ आदतें बना सकता है। माइंड बॉडी किताबें के दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि यदि हम अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ सही कदम उठाएं, तो हमारा ब्रेन हमारी सोच, व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। चैप्टर 6, द ब्रेन्स डार्क एनर्जी। चैप्टर 6 में डॉक्टर डॉयज ब्रेन की एक रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली क्षमता के बारे में बताते हैं, जिसे वह द ब्रेन्स डार्क एनर्जी कहते हैं। ये वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस शक्ति है जो हमारे इमोशंस, याददाश्त और व्यवहार को गुप्त रूप से नियंत्रित करती है। अध्याय की शुरुआत एक केस से होती है। एक मरीज जिसने बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा झेला था। उसकी मेमोरीज और इमोशंस इतने गहरे थे कि वो खुद से बातें करना भी मुश्किल महसूस करता था। डॉक्टर डॉयज बताते हैं कि साइकोथेरेपी यानी बात करके इलाज करना ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक अद्भुत उदाहरण है। जब मरीज अपनी परेशानियों को शब्दों में व्यक्त करता है, तो उसका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये पाथवेज पुराने दुख और नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को थेरेपिस्ट्स में टॉक थेरेपी या काउंसलिंग कहते हैं। अध्याय में एक और केस आता है, एक महिला जिसका ब्रेन इंजरी हुआ था और जिसे सीवियर मेमोरी लॉस था, पर निरंतर अभ्यास और टॉक थेरेपी से उसकी ब्रेन की एबिलिटी धीरे धीरे वापस आई। यह दिखाता है कि ब्रेन में छुपी डार्क एनर्जी हीलिंग और ग्रोथ की क्षमता रखती है।
डॉक्टर डॉयज बताते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस और ट्रॉमा ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सपोर्टिव रिलेशनशिप्स और सकारात्मक सोच से ब्रेन को बैलेंस में लाया जा सकता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने दिमाग के गहरे हिस्सों को समझकर अपनी मानसिक परेशानियों का इलाज खुद भी कर सकते हैं, अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलें। माइंड बॉडी किताबे के लिए ये चैप्टर खास इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि मस्तिष्क सिर्फ सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि खुद को हील करने और बदलने की असीम क्षमता रखता है। चैप्टर 7, पेन, द फैंटोम लिम्ब एंड द मैन हु फेल आउट ऑफ बेड। इस चैप्टर में नॉर्मन डॉयज हमें एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय घटना से परिचित कराते हैं, जिसे हम फैंटोम लिम्ब पेन कहते हैं। यह वह दर्द है जो उन लोगों को महसूस होता है जिनका कोई अंग काट दिया गया हो, लेकिन वे अभी भी उस काटे हुए अंग का दर्द महसूस करते हैं। लेखक हमें मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम है पॉल बाकोरिता। वे न्यूरोसाइंस के क्षेत्र के महान वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस समस्या को समझने और उसका इलाज खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पॉल के साथ एक केस था, एक महिला जिसे अपना दाहिना हाथ काटना पड़ा था, लेकिन वह बार बार महसूस करती थी कि उसका हाथ अभी भी मौजूद है और दर्द कर रहा है। यह दर्द इतना असहनीय था कि वह अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी। पॉल बाकोरिता ने इस समस्या को समझने के लिए एक खास उपकरण बनाया, मिरर बॉक्स। ये एक ऐसा बॉक्स था जिसमें एक आईना लगा होता है। जब मरीज अपने ठीक हाथ को आईने के सामने रखता तो आईने में ऐसा लगता कि वह कटे हुए हाथ के स्थान पर है। इससे दिमाग को भ्रम होता कि कटे हुए हाथ अभी भी है और काम कर रहा है। इस सरल लेकिन क्रांतिकारी तकनीक से कई मरीजों ने अपने फैंटोम पेन को कम किया। यह साबित करता है कि हमारा दिमाग हमेशा नया इनपुट चाहता है, और अगर उसे सही संकेत मिले तो वह दर्द या भ्रम को कम कर सकता है। यह अध्याय बताता है कि दिमाग कितना फ्लेक्सिबल और अडैप्टेबल होता है। चाहे वह चोट के बाद हो या अंग कटने के बाद, ब्रेन अपने आप को फिर से सेट कर सकता है। माइंड बॉडी किताबे के दर्शकों के लिए यह अध्याय बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि यह दिखाता है कि दर्द और नुकसान स्थायी नहीं होते। दिमाग की बदलने की शक्ति से हम अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 8, इमेजिनेशन, हाउ थिंकिंग मेक्स इट सो। इस चैप्टर में नॉर्मन डॉयज हमें दिमाग की एक अद्भुत क्षमता से परिचित कराते हैं। हमारी कल्पना, इमेजिनेशन की ताकत। यह दिखाता है कि हमारी सोच और कल्पना न केवल हमारे मन को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे दिमाग की संरचना और काम करने के तरीके को भी बदल सकती है। लेखक एक केस स्टडी के माध्यम से बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी कल्पना की मदद से मांसपेशियों को मजबूत किया, बिना कोई शारीरिक व्यायाम किए। इस शोध में 2 समूह बनाए गए। एक समूह ने सच में एक्सरसाइज की और दूसरा समूह केवल यह सोचता रहा कि वह एक्सरसाइज कर रहा है। आश्चर्यजनक रूप से दोनों समूहों के मांसपेशियों में वृद्धि देखी गई, जो ये साबित करता है कि हमारी कल्पना मस्तिष्क और शरीर पर वास्तविक प्रभाव डाल सकती है। यह अध्याय यह भी बताता है कि विद्यार्थी या खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए मेंटल रिहर्सल कर सकते हैं, यानी वह अपने दिमाग में ही खेल या परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और इससे उनका दिमाग तैयार होता है। माइंड बॉडी किताबे के दर्शकों के लिए यह अध्याय एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि आपकी सोच और कल्पना आपकी असली ताकत है। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो आप अपनी जिंदगी में असंभव को संभव कर सकते हैं। चैप्टर 9, टर्निंग आवर गोस्ट्स इनटू एंसेस्टर्स। इस चैप्टर में नॉर्मन डॉयज दिमाग की उस अद्भुत क्षमता की बात करते हैं, जिससे हम अपने पुराने डर, दर्द और मानसिक जख्मों को पार कर सकते हैं। लेखक इसे एक तरह से गोस्ट से एंसेस्टर्स बनाने की प्रक्रिया बताते हैं। गोस्ट से मतलब उन पुराने दर्दनाक अनुभवों और मानसिक जकड़नों से है जो हमारे मन और दिमाग में गहरे घर कर जाते हैं। ये अनुभव हमारे प्रेजेंट जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी सोच और व्यवहार को सीमित कर देते हैं। लेखक एक महिला की कहानी बताते हैं जो बचपन में अब्यूज का शिकार हुई थी। उसकी यादें और भय उसके दिमाग में इतने गहरे बैठ गए थे कि वह अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन
साइकोथेरेपी और पुनः अनुभव के माध्यम से वो अपनी पुरानी यादों को नए नजरिए से देखने लगी। उसने अपने दर्द को समझा, स्वीकारा और धीरे धीरे उस दर्द से ऊपर उठने लगी। उसके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बने जो पुराने दर्द को कमजोर करने लगे। ये अध्याय ये भी बताता है कि कैसे हम अपने दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी सोच और अनुभवों को बदल सकते हैं और कैसे पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हीलिंग में बदल सकते हैं। माइंड बॉडी किताबें के दर्शकों को ये संदेश देना चाहता है कि हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल है और सही मार्गदर्शन से हम अपने पुराने दर्द से मुक्त होकर बेहतर जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 10 अ वुमन परपेचुअली फॉलिंग। इस अध्याय में नॉर्मन डॉयज हमें एक महिला की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है बारबरा एरोस्मिथ यंग। बारबरा बचपन से ही पढ़ाई में कई कठिनाइयों से जूझ रही थी, खासकर स्पेशल रीजनिंग और मेमोरी में। उसे अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बारबरा ने हार नहीं मानी। उसने न्यूरोसाइंस और ब्रेन प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ाई की और समझा कि उसके दिमाग में कुछ हिस्से सही से काम नहीं कर रहे हैं। उसने खुद के लिए एक खास प्रशिक्षण प्रोग्राम बनाया जिसमें वो लगातार दिमाग के कमजोर हिस्सों को चुनौती देती और उन्हें मजबूत करती। बारबरा ने एक तरह के कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस बनाए जो ब्रेन की उन कमजोर एरियाज को टारगेट करते थे। धीरे धीरे उसके दिमाग ने नए न्यूरल कनेक्शंस बनाए और उसने अपनी लर्निंग डिसेबिलिटीज को मात दी। उसने खुद को एक नए दिमाग के साथ तैयार किया। ये कहानी ये साबित करती है कि चाहे कोई भी मेंटल या लर्निंग चैलेंज हो, दिमाग की प्लास्टिसिटी के कारण हम खुद को सुधार सकते हैं। सिर्फ सही दिशा में मेहनत और अभ्यास से हम अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं। बारबरा की कहानी से यह भी पता चलता है कि दिमाग के कुछ हिस्सों को बदला जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपनी जिंदगी में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। माइंड बॉडी किताबें के दर्शकों के लिए ये अध्याय प्रेरणा है कि कभी भी हार न माने। आपका दिमाग लगातार सीखने और बदलने की क्षमता रखता है और आप खुद अपने जीवन के लेखक हैं। चैप्टर 11 द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट। इस चैप्टर में नॉर्मन डॉयज हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के एक बहुत ही अनोखे और चौंकाने वाले मामले से परिचित कराते हैं जिसका शीर्षक भी नाम है द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर हैट। ये एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ओलिवर सैक्स की किताब से प्रेरित है जो दिमाग की जटिलताओं को समझने का प्रयास करती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे विजुअल एग्नोसिया नामक स्थिति थी। इसका मतलब है कि उसकी आंखें तो ठीक थी, लेकिन उसका दिमाग वस्तुओं और लोगों की पहचान नहीं कर पाता था। इस वजह से वो अपनी पत्नी को एक टोपी समझ बैठा था। यह स्थिति उसके दिमाग के उन हिस्सों में गड़बड़ी के कारण हुई थी जो विजुअल इमेजिंग और पहचान के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टरों ने उसकी मदद के लिए कई तकनीकें इस्तेमाल की, जिनमें उसे रोजमर्रा के कामों को बेहतर तरीके से समझाने और संभालने की ट्रेनिंग शामिल थी। ये अध्याय न्यूरोप्लास्टिसिटी की सीमाओं को भी दिखाता है। जहां ब्रेन कुछ बदलाव कर सकता है, वहीं कुछ स्थितियों में उसे पूरी तरह ठीक करना चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन साथ ही ये हमें इंसान की अडैप्टेबिलिटी और सहनशीलता का भी परिचय देता है। माइंड बॉडी किताबें के दर्शकों के लिए ये अध्याय ये सीख देता है कि दिमाग की कमजोरियों के बावजूद इंसान अपनी चुनौतियों से लड़ सकता है और बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर सकता है। दोस्तों, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ की इस अद्भुत यात्रा में हमने जाना कि हमारा दिमाग कोई स्थिर अंग नहीं है, बल्कि निरंतर बदलने और खुद को सुधारने की क्षमता रखता है। यही अद्भुत शक्ति जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, हमारी सोच, सीखने और विकास की कुंजी है। इस किताब की प्रेरणादायक कहानियां बताती हैं कि चाहे दिमाग में चोट हो, कोई विकलांगता हो या पुरानी आदतें, दिमाग अपने आप को फिर से तैयार कर सकता है। आपकी कल्पना, मेहनत और सही अभ्यास से आप अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। माइंड बॉडी किताबें के दोस्तों, याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सक्रिय रखिए, चुनौतियां स्वीकार कीजिए और हर दिन इसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया हमारे चैनल माइंड बॉडी किताबें को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें और बेहतर कंटेंट लाने में मदद करती है। धन्यवाद। याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है।